नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम हमारे सिलेबस की जो दो मेन थ्योरी हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर आय और रोजगार का, उत्पादन का, एग्रीगेट सप्लाई का किस प्रकार निर्धारण होता है, संतुलित निर्धारण होता है, उससे संबंधित जो दो थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट और केन्सियन थ्योरी, तो उनमें से हमारी पहली थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी, वो हम आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। क्लासिकल थ्योरी जो दी गई है वो डेविड रिकार्डो, मिल, अल्फ्रेड मार्शल, पिगू से और अन्य जो परंपरावादी अर्थशास्त्री लॉर्ड केन्स से पहले के थे, उनके जो विचारधारा है पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर आय का, उत्पादन का, रोजगार का निर्धारण किस प्रकार होता है, इससे संबंधित जो उनकी विचारधारा है, उस विचारधारा को ही क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, या आउटपुट की जगह पे इनकम कह इसको, तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। तो इस थ्योरी की मेन बातें क्या है? इस मेन थ्योरी की ये बातें कि देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, एक सामान्य स्थिति है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर मार्केट की जो फोर्सेस हैं, चाहे वो डिमांड है या सप्लाई, उनमें इस प्रकार परिवर्तन आता है कि अर्थव्यवस्था के अंदर हमेशा जो सामान्य स्थिति बनी रहेगी वो पूर्ण रोजगार की बनी रहेगी। दूसरी बात, जो वेज रेट होगा वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर आखिरी इकाई लगाने से जो लेबर उत्पादन करता है उसके बराबर उसका वास्तविक मजदूरी होगी। और अर्थव्यवस्था इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अर्थव्यवस्था में हमेशा संतुलन बना रहता है। अर्थव्यवस्था में संतुलन का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में जो एग्रीगेट सप्लाई है, जितनी भी वस्तुएं बनी हैं और उनकी जितनी सप्लाई आई है उनकी उतनी ही डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड, दोनों ही स्थिति एक सामान्य स्थिति है, डिमांड की कमी नहीं होती है। और मनी डज नॉट वेट, मनी क्या है, अर्थव्यवस्था में जो वास्तविक तत्व हैं, जैसे आउटपुट कितना होगा, एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, सेविंग कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी, इनको निर्धारित नहीं करते हैं। तो ये जो मेन थ्योरी है, जो क्लासिकल थ्योरी है, ये किस प्रकार आय और रोजगार का निर्धारण करती है, तो उसको समझने के लिए आपकी इस स्लाइड पे मैंने यहाँ पे दो डायग्राम दिखाए हैं। एक अपर लेवल का जो डायग्राम है वो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है, और दूसरा नीचे है, इससे जो ड्राइव किया गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का। तो इस चीज़ को मैं पहले एक्सप्लेन करता है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो आय है, इनकम है या टोटल प्रोडक्शन है, मैंने डायग्राम में टीपी दिखाया है, यहाँ पे वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे इनकम कह लो जो टोटल एग्रीगेट, या टोटल उत्पादन कह लीजिए। तो फर्स्ट हम उत्पादन ले लेते हैं, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इतना भी उत्पादन होता है, जितने मूल्य का उत्पादन होता है, उसके इक्विवेलेंट ही क्या है, उत्पादन के साधनों को उनका रेम्यूनरेशन दे दिया जाता है, तो उतना ही क्या हो जाता है, इनकम पैदा होती है। तो जो इस प्रोडक्शन फंक्शन के अनुसार जो उत्पादन है वो कैपिटल का, पूंजी का, लेबर फोर्स का, कितना लेबर लगाया गया, लैंड कितनी यूज की गई है, और टेक्नोलॉजी क्या है आपकी, इन चीज़ों पर निर्भर करते हैं। तो नियर अल्पकाल के अंदर ना तो टेक्नोलॉजी बदलती है, ना कैपिटल बदलता है, और ना ही क्या है लैंड बदलती है। तो एक ही फैक्टर समझ लेते हैं हम, लेबर बदलता है। तो जैसे जैसे लेबर बढ़ाया जाएगा तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा, ये जो आपका कर्व है, आपका जो कनकेव टू दी एक्स एक्सिस है, इसके द्वारा दिखाया गया है। और परंपरावादी अर्थशास्त्रियों की मान्यता ये थी कि जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर घटते सीमांत प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसलिए जो टोटल प्रोडक्शन है बढ़ तो रही है, लेकिन जो दर है बढ़ने की हर लेवल पे क्या होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। इसलिए इसका आकार कैसा है, नतोदर है एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट। अब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू TPL, ये दिखाता है कि अलग अलग लेबर के अमाउंट से कितना उत्पादन होता है। जैसे OL1 लेबर लगाने से A L1 के बराबर, OL2 लगाने से B L2 के इक्वलेंट, इस तरह क्या है टोटल प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है। इसी से हमने नीचे ड्राइव किया गया है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कि लेबर लगाने से, जैसे L1 लेबर लगाने से, अगर L1 मान लीजिए कि 15वां लेबर था, तो 14 से जब हम 15 पे चले गए हैं तो 15वें के कारण कितनी बढ़ोतरी होती है, वो क्या कहलाती है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो इसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इस कर्व के ऊपर जो लाइन टेंजेंट ड्रा कर देते हैं उसका स्लोप के द्वारा भी दिखा सकते हैं हम। तो L1 लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो A L1 के बराबर है, जो A पॉइंट पर जो लाइन टेंजेंट ड्रा की गई है, स्पर्शरेखा जो डाली गई है, इसका स्लोप के बराबर है।
और ये जो स्लोप है ये गिरता जा रहा है, इसलिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती जा रही है, गिरती जा रही है। तो प्रोडक्शन फंक्शन से हमको मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी पता लगता है, जो हमने नीचे के डायग्राम में दिखाई गई है। अब कोई भी एंटरप्रेन्योर, चाहे वो किसान है या फैक्ट्री मालिक है, वो कितना लेबर लगाएगा, वो लेबर लगाएगा जहाँ पे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन उसकी रियल वेज के बराबर होगी। और रियल वेज क्या होता है, जो उसकी मौद्रिक मजदूरी है और डिवाइडेड बाय प्राइस के बराबर। मान लीजिए कि मौद्रिक मजदूरी है 100 रुपया और किसी वस्तु की कीमत है 20, तो 100/20 इसका मतलब 5 वस्तुओं के बराबर है। तो लेबर फोर्स वहां तक लगाया जाएगा जहां तक 5 वस्तुओं को पैदा करेगा। यदि उससे कम लगाएंगे तो वस्तुएं ज़्यादा पैदा करेगा, मजदूरी कम दी जाएगी तो लाभ होगा, तो अतिरिक्त लेबर लगाएंगे तो और भी लाभ बढ़ेगा। तो इसलिए जो संतुलन की जो शर्त है अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पड़ी है कि जहां पर वेज रेट किसके इक्विवेलेंट हो, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी के बराबर। तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी दिखाई है, जो हमने डायरेक्टली प्रोडक्शन फंक्शन से ली गई है, जो घटती जा रही है यहाँ पे। और दूसरा मैंने दिखाया यहाँ पे रियल वेजेस दिखाया, W/P, W/P ऑफ लेबर। तो अगर W/P M2 के बराबर है तो लेबर फोर्स L1 लगाया जाएगा, अगर M1 के बराबर है तो लेबर फोर्स ज़्यादा लगाएगा, अगर और कम हो जाती है रियल वेज तो और लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा तभी लगाया जाएगा, ज़्यादा लगाने से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उसकी गिरती जा रही है लेबर फोर्स की, तो वो तभी लगाया जाएगा जब रियल वेज क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए जो आपका एक्स एक्सिस से ऊपर का हिस्से का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कर्व है आपका, ये एक डिमांड कर्व बन जाता है लेबर फोर्स का, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो लेबर फोर्स का जो डिमांड कर्व है और रियल वेज का वो क्या है, नकारात्मक ढलान का होता है। अब हम ड्राइव करते हैं कि लेबर फोर्स का सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है कि मजदूरी की दर यदि बढ़ती चली जाएगी, रियल मजदूरी की दर, तो लेबर फोर्स ज़्यादा काम करेंगे। क्यों करेंगे, वो हमने इस डायग्राम के अंदर दिखाए गए। इस डायग्राम के अंदर ओ एस एक्सिस पर जैसे हम ओ से एक्स की तरफ बढ़ते हैं, आर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो घंटे हैं जो एक लेबर फोर्स आराम के घंटे प्रयोग करेगा। और यदि हम इससे आर से इस साइड में जाएंगे, लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, तो घंटे बढ़ते चले जाएं, लेजर के यानी कि आराम के घंटे घटते चले जाएंगे और काम करने के घंटे बढ़ते चलेंगे। सपोज मान लीजिए कि कोई लेबर फोर्स x3 पर घंटे काम करता है, तो यहाँ पे x3 और r है, ये तो वो घंटे हैं जिसके दौरान लेबर फोर्स काम करता है, वर्क के लिए है। तो वर्क की डायरेक्शन हमने लेफ्ट साइड में दिखाई है। और OX3 है जो लेबर फोर्स क्या है, आराम के घंटे प्रयोग करता है। वाई एक्सिस पे हमने दिखाया गया है मनी इनकम। तो एक्स एक्सिस पर लेसर मीन्स आराम के घंटे और वाई एक्सिस पर मनी इनकम, इन दोनों के बीच में तटस्थ वक्र कर्व दिखाए गए हैं जो अलग अलग लेवल पे दिखाए गए हैं। और जो MR1 जो लाइन ड्रा की गई है, वो लाइन है आपकी दी हुई मजदूरी की दर पर अगर कोई लेबर फोर्स OR घंटे काम करेगा तो OM1 मजदूरी मिलेगी। तो OM1 मजदूरी बटे OR घंटे, तो टोटल मजदूरी इनकम और बटे घंटे क्या होगी, मजदूरी की दर। तो इसलिए M1R जो लाइन है, इसका जो ढलान है M1 डिवाइडेड बाई OR, वो क्या मापेगा यहाँ पे, वो मापेगा मजदूरी की दर, मापेगा मौद्रिक मजदूरी की दर को मापेगा। और जैसे जैसे ये लाइन ऊपर की तरफ से रोटेट करेगी तो मजदूरी की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इतनी घंटे OR के लिए अगर मजदूरी की दर OM3 है तो मजदूरी अगर टोटल इनकम OM3 मिल रही है OR घंटे काम करने के बाद, तो मजदूरी की दर क्या है पर घंटा, OM3 डिवाइडेड बाई OR, मीन्स मजदूरी की दर मौद्रिक रूप में बढ़ गई है। तो जैसे जैसे ये लाइन रोटेट होगी मजदूरी की दर बढ़ेगी। जो लेबर फोर्स है आराम और काम के बीच में अपने घंटों को इस प्रकार बांटता है। जैसे अगर मजदूरी की दर कम है, OM1 इनकम के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सिर्फ इवन पॉइंट पे संतुलित है। तो X3 और R3 के इक्विवेलेंट वो काम करता है, यानी कि अपने आप को मार्केट में इतने घंटे काम करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता है। और यदि इनकम बढ़ जाती है, M3 मजदूरी की दर बढ़ा दी जाती है, तो वो काम करने के घंटे क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, RX2 के बराबर। अब वो जो X2 X3 घंटे आराम कर रहा था ज़्यादा उस टाइम, उसका प्रयोग किसमें करेगा, वो
काम करने में इनकम को जनरेट, क्योंकि अब जो आराम करना है वो क्या हो गया, उसकी कॉस्ट क्या हो गई है, बढ़ गई है। और आराम करना यह है कि इन सेंस घटिया वस्तु बन गई है, क्योंकि जैसे इनकम बढ़ रही है उसकी, वो इसका कम प्रयोग कर रहा है और वर्क आवर का क्या है, ज़्यादा काम ज़्यादा कर रहा है। तो इसलिए जैसे मजदूरी की दर बढ़ी तो उसने क्या किया, RX2 अमाउंट, ज़्यादा लेबर फोर्स क्या किया, ज़्यादा घंटे मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट किया, मार्केट में काम किया। यदि और मजदूरी की दर बढ़ती है तो वो और X1 और R के बराबर है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को हमने लोअर डायग्राम में दिखाया गया है। यदि मजदूरी की दर ओ M1R के लाइन के जो स्लोप के द्वारा दिखाई गई है, जिसको हम W/P1 के बराबर है, तो कम घंटे काम कर रहा है। X3R के बराबर जो हमने OL1 के बराबर दिखाया गया है A पॉइंट पर। बी पॉइंट जो हमने दिखाया गया है, जब मजदूरी की दर बढ़ गई है वास्तविक, क्योंकि मौद्रिक मजदूरी बढ़ने से अगर प्राइसेस कांस्टेंट है तो वास्तविक बढ़ गई है, तो रिजल्ट क्या हुआ कि वो ज़्यादा घंटे काम करने के लिए तैयार है। तो इसलिए जो सप्लाई कर्व है लेबर फोर्स का, वो क्या होगा, आपका अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अब हम इस डायग्राम से सप्लाई कर्व और इस डायग्राम से लेबर फोर्स को, दोनों को एक साथ इकट्ठा करते हैं इस डायग्राम के अंदर। यहाँ पे DL डिमांड कर्व है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन फंक्शन से ड्राइव किया गया, और SL है जो सप्लाई कर्व है, जो हमने उसके इंडिफरेंस कर्व की सहायता से लिया गया। अब यहाँ पे दोनों जो इंटरेक्शन है, डिमांड का और सप्लाई का इंटरेक्शन है E पॉइंट पर, यानी कि रियल वेज W/P2 के इक्विवेलेंट है। तो लेबर फोर्स A2 और E जो कि OLF के इक्विवेलेंट है, ये लेबर फोर्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ लेबर फोर्स है, क्योंकि इस मजदूरी की दर पर जितने रोजगार करना चाहते हैं A2 और E के इक्विवेलेंट सप्लाई करते हैं, इनके करना चाहते हैं, और DL2 भी इतना ही है, यहाँ पे DL पे भी इतनी डिमांड करो पे भी इतना ही है, A2 और E इतना ही डिमांड है। तो डिमांड और सप्लाई लेबर की बराबर है, तो ये संतुलित मार्केट की क्या बोलते हैं हम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, LF के बराबर है। यदि किसी कारणों से मजदूरी, वास्तविक मजदूरी की दर इससे ज़्यादा है, तो इस दर पर डिमांड कम होगी और सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा मजदूर काम करना चाहेंगे, ज़्यादा लेबर फोर्स काम करेगा, और तो इसलिए D3 और S3 इक्विवेलेंट एक्सेस सप्लाई होगी। तो मजदूर जो लेबर फोर्स होगा अपनी मजदूरी घटाएगा, मौद्रिक मजदूरी घटाने से वास्तविक मजदूरी क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। कम आने से जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप क्रिएट हो गया था एक्सेस सप्लाई का, वो खत्म हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लगेगा। ठीक इसी प्रकार यदि मार्केट के अंदर वास्तविक मजदूरी दर 2 से कम है, W1 के बराबर है, W/P1 के बराबर है, तो यहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो एम्प्लॉयर है वो बिडअप करेंगे सप्लाई को, मजदूरी की दर को बढ़ाएंगे, रियल मजदूरी बढ़ेगी, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप भी क्या हो जाएगा। तो मार्केट का जो फोर्स है, मार्केट में जो मनी वेज रेट फ्लेक्सिबल होने के कारण, क्लासिकल थिंकिंग के अनुसार मनी वेज रेट फ्लेक्सिबल होने के कारण जो वास्तविक मजदूरी की दर है वो इतनी होगी W/P2 के इक्विवेलेंट, जिस पर टोटल डिमांड फॉर लेबर फोर्स इज इक्वल टू टोटल सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स। नाउ गिवन दिस लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट LF2 फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन वी नो द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट कह लीजिए, जो इनकम के इक्विवेलेंट होती है। तो OLF लेबर फोर्स लेबर मार्केट से पता लगा, और प्रोडक्शन फंक्शन से पता लगा मार्केट के अंदर टोटल वस्तुओं की सप्लाई कितनी है, वो किसके इक्विवेलेंट है, YF के बराबर है। तो यहाँ पर अभी इस वीडियो में आपने ये देखा कि क्लासिकल थिंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के अंदर आय और रोजगार का निर्धारण कहा था। रोजगार का निर्धारण लेबर मार्केट के अंदर निर्धारित होता है, जहां पे लेबर की कुल, जिस मजदूरी की दर पर लेबर की डिमांड और सप्लाई इक्विवेलेंट होगी वही संतुलित मजदूरी की दर होगी, और वो लेवल जितना डिमांड और सप्लाई बराबर है वो लेवल क्या होगा, संतुलित फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, और इसी लेवल पर जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अभी हमने देखा है कि जो रियल मजदूरी है ना इससे ज़्यादा जा सकती है परमानेंटली, ना इससे कम जा सकती है, टेम्परेरी हो सकती है कुछ थोड़े समय के लिए, लेकिन मार्केट के फोर्सेस माने खासतौर पर मौद्रिक मजदूरी की दर उसमें परिवर्तन आएगा, जिससे कुल जो रोजगार का सत्र है फुल एम्प्लॉयमेंट पर लेवल होगा। और यदि रोजगार का सत्र फिक्स हो गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर आय का सत्र भी क्या हो गया, उत्पादन का सत्र भी क्या हो गया,
फिक्स हो गया। अब ये उत्पादन का सत्र किस भाव से बिकेगा और वस्तु मार्केट में जो भावों में परिवर्तन किस प्रकार आते हैं, किस उससे संबंधित जो आगे की टॉपिक है वो हम अगली वीडियो करेंगे। थैंक यू वेरी मच।